अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुलाजमतों में मखसूस कोटे के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में जिस तरीके से एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया ने वो एहतजाज देखा और उसके बाद जो पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला, वहाँ मुजाहरों का सिलसिला, और उसके बाद इंटरवीन करना पड़ा बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद हालात अभी भी कशीदा हैं, हालात अभी भी कुछ आइडियल नहीं कहे जा सकते, और ज़ाहिर है कि इसके बाद बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ बांग्लादेश में गवर्नेंस का निज़ाम। इस वक्त वहाँ पर अवामी लीग की जो हुकूमत है, जिस तरीके से उसकी सियासत है, एंड बैक्ड बाय इंडिया, जो सूरत हाल वहाँ पर है, दुनिया इसे देख रही है। और साथ ही साथ इंसानी हुकूक की जिस बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी हुई, खुद अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी अब बीच में आया और कि उसकी तरफ से भी काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और बिलखुसूस हुकूमत के हामी ग्रुपों की जानिब से जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे, उनके साथ उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, इसके ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो रेज़ किए हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने। ये मामला ज़ाहिर है कि रिसेंट पास्ट में इस तरह का कोई एहतजाजी तहरीक बांग्लादेश जैसे मुल्क में वो नज़र नहीं आई, लेकिन एक लावा था जो कि पक रहा था। फिर ये पूरा निज़ाम कोटा सिस्टम जो कि मेरिट के लिए ज़हर कातिल होता है, और बांग्लादेश के इस पूरे एपिसोड से दीगर ममालिक के लिए क्या सबक है, आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। डॉक्टर कैसर बंगाली, माहिर मुआशियात, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है। बांग्लादेश की हुकूमत जो इतने अरसे से कहा जा रहा था एशियन टाइगर, और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो इस्तेहसाल, जिस तरीके से इस्तेहसाल किया गया, और वो भी एक उस मखसूस कोटा उन लोगों को जो कि 71 की जंग में जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, खुद बांग्लादेश की प्रोग्रेस जो है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, इस मईशत क्या कहती है इस तरह के निज़ाम को लेकर? डॉक्टर साहब, ये जो बहरान इस वक्त बांग्लादेश ने फेस किया है, इसका बराह रास्त मईशत से ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता वहाँ भी बेरोज़गारी है और अफराद ज़र का दबाव है, लेकिन ये नया नहीं है, मुस्तकिल रहता है। लेकिन बेरोज़गारी जो है उसको फोकस किया गया कोटा सिस्टम पे, चूँकि बांग्लादेश बनने के बाद उन्होंने जो जो उनकी जंग आज़ादी में जो उनके शहीद हुए थे, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए कोटा रखा गया था। अब ये 50 साल के बाद भी कोटा बरकरार था, तो इसी पे एहतजाज था। मईशत पे तो जो कर्फ्यू लगा, बंद हुआ, जो अमलाक को नुकसान पहुंचा, वो तो अपना नुकसान है, लेकिन बांग्लादेश की मईशत ऐसा नहीं है कि वो एक एशियन टाइगर था और अब नहीं है। एशियन टाइगर पहले भी नहीं था, निस्बतन अच्छी परफॉर्मेंस थी। वो अगर अमन आ गया और उन्होंने अपने सियासी मसाइल हल कर दिए, तो वो वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। अच्छा, अब तो सूरत हाल आप समझते हैं कि वहाँ पर अब नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे, और ये सवालिया निशान नहीं खड़ा हुआ वहाँ पर गवर्नेंस के हवाले से? और फिर दूसरा ये कि दीगर ममालिक, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब ये बहस छिड़ गई है कोटा सिस्टम के खिलाफ, बिलखुसूस सिंध की अगर हम बात करें तो यहाँ देही और शहरी जो तफरीक है कोटा सिस्टम के हवाले से, सवाल अब उसके ऊपर उठ रहे हैं, बहस शुरू हो गई है इसके ऊपर भी। बांग्लादेश की इकोनॉमी पे क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम यहाँ, हमारे पास कोई बहुत आदाद और शुमार आते नहीं, हम इसको फॉलो नहीं करते। लेकिन जो सिंध की आपने बात की, पाकिस्तान की जो कोटा सिस्टम है, बात यह है कि हर मुल्क के जो सिचुएशन होती है वो मुख्तलिफ होती है। बांग्लादेश की जो कोटा सिस्टम था वो बहुत मुख्तलिफ था सिंध के हवाले से, और कोटा सिस्टम के दो इश्यूज होते हैं। कोटा क्यों लगाए जाते हैं? एफिशिएंसी का तकाजा ये है कि कोटा ना लगे, सिर्फ मेरिट पे हो, लेकिन एफिशिएंसी के साथ रियासत के जो पॉलिसी होती है उसमें इक्विटी भी होता है, यानी जो मसावात और माशी इंसाफ का अंसर भी होता है। तो कोटा इसीलिए लगाए जाते हैं। अमेरिका में भी है कोटा, अमेरिका में उसको कुछ और नाम से कहते हैं, लेकिन वहाँ भी है कोटा।
यहाँ पर जो है जो कोटा जिस वक्त लगाया गया, लेकिन शहरी शहरियों के लिए और देही लोगों के लिए दोनों का जो कोटे का निज़ाम है वो काफ़ी डिस्टॉर्ट हो गया है। अगर कोटा था शहरियों का और गाँव देही इलाकों का, तो उस कोटे में मेरिट होना चाहिए था। वो हमने दोनों में नहीं रखा, और पिछले 30 साल में तो ये हो गया कि जो भी ताकतवर है सियासी तौर पे, वो पब्लिक सर्विस कमीशन को अपनी फहरिस्त देते हैं और उनकी सिलेक्शन हो जाती है। कोई मेरिट का सिलसिला नहीं है, चाहे वो शहरों की हो या देही इलाके के हो। ठीक। अच्छा, इसमें एक वाज़ेह फर्क जो है नुमाया वो सिंध में ही क्यों होता है? क्या पाकिस्तान में और जगहों पे भी तो होगा ना सर? कोटा बिल्कुल होगा। ये सिंध में एक नुमाया फर्क क्यों हमेशा जेर बहस आता है? ये पार्टीशन का नतीजा है, क्योंकि जब पाकिस्तान बना और तकसीम हुआ सफीर, तो जो हिंदुस्तान से जो मुसलमान हिजरत करके आए वो सारे कराची में आके बसे। कुछ हैदराबाद में थे, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी कराची में थे। तो वो कराची वर्सेस रेस्ट ऑफ सिंध का जो डिफरेंस है वो आज भी मौजूद है। और हम जो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज़ की एनालिसिस कर रहे हो, चाहे वो तालीम की हो, सेहत की हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हो या हाउसिंग की हो, तो हम कराची और वर्सेस रेस्ट ऑफ सिंध को देखते हैं, क्योंकि ये फ़र्क है। ये फ़र्क और जगह नहीं है। मतलब लाहौर और लाहौर के जो दूसरे इलाके हैं वो फ़र्क नहीं है जो कराची और रेस्ट ऑफ कराची का है। इसलिए सिंध में ये मसला पैदा हुआ है। नहीं, तो इसकी जो तफरीक है वो सियासी कहेंगे, लिसानी कहेंगे, निज़ामी कहेंगे, थोड़ा सा इसको हमें बताइएगा। और फिर दूसरा ये कि दोनों चीज़ों में कराची का जो मामला, सबसे पहले मरदमशुमारी जो है वो ही आपके सामने है, फिर ऐसे में कोटा सिस्टम, तो ये आप किस तरह से देखते हैं इन दोनों मामलात को? मरदमशुमारी तो एक अलग इशू है। वो अगर कराची को शिकायत है तो बाकी सिंध को भी शिकायत है, बलूचिस्तान को भी शिकायत है। तो ये एक अलग इशू है। लेकिन जो कोटा सिस्टम है वो ये है कि ये दोनों कराची का ऐसा है कि जब कोटा सिस्टम लगाया गया था 1950 के पूरी दिहाई में, कराची के जो बाशिंदे थे वो मेजॉरिटी उर्दू स्पीकिंग थे। और तो ये उसका एक लिंग्विस्टिक या लिसानी एंगल था आपने जिसका भी जिक्र भी किया। लेकिन कराची का डेमोग्राफी बदल चुकी है और उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन इस वक्त माइनॉरिटी में है, 40% से भी कम है, कुछ हिसाब से 35% है। तो अब अगर हम कराची को मतलब वो कोटा बढ़ाना चाहे, करना चाहे, और दूसरा ये है कि जो रूरल सिंध है वो हैदराबाद के अलावा तमाम रूरल डेजिग्नेट हुए थे, लेकिन लारकाना जैसे बहुत बड़ा शहर बन गया है। तो अगर अर्बन की डेफिनेशन ही रीडिफाइन करें, सिर्फ कोटा सिस्टम रखें और अर्बन की डेफिनेशन रीडिफाइन कर लें, तो उसमें लारकाना भी शामिल हो जाएगा। ये चीज़ें डिस्टॉर्ट हो चुकी है बहुत हमारे यहाँ। इसको सिर्फ इस एंगल से नहीं देखना है कि कोटा सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो सर इसमें बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है? ज़ाहिर है कि चीज़ें डिस्टॉर्ट हो गई हैं और कराची में आज सिंगल लार्जेस्ट ये नहीं कह सकते कि उर्दू स्पीकिंग, बल्कि कराची में जो है वो पश्तून इतना KPK में नहीं होगा जितना कराची में मौजूद है। इसी तरीके से और जो कौमियतें हैं वो भी कराची में कॉस्मोपोलिटन मेट्रोपोलिटन एक सिटी है। तो ऐसे में चीज़ें डिस्टॉर्शन से निकाल कर अगर सही जानिब बढ़ने की कोशिश की जाए तो दुरुस्त सिमत क्या होगी डॉक्टर साहब? कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। दूसरा ये है कि अर्बन एंड रूरल दोनों कोटा सिस्टम के अंदर मेरिट इंट्रोड्यूस किया जाए। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा सीरियस मसला है कि हम कोटा के नाम पे नालायक लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। तो उसमें मेरिट दोनों के अंदर वो जो परसेंटेजेस हैं
अर्बन और रूरल की, वो अगर बरकरार रहती भी है, उसमें मेरिट हो, लेकिन उसमें ये भी ज़रूरी है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है सिंध की, वो बाकायदा इम्तिहान ले और जो अच्छे नंबर लेते हैं उनको अपॉइंट करे। मेरा ये तजुर्बा है कि लिस्ट बाहर से आती है हाँ, और वो उन उन कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर देते हैं एज सेलेक्टेड, जो और जिन्होंने डिजर्विंग नहीं इम्तिहान होते। दिए होते हैं और नंबर ज़्यादा हासिल किए होते हैं वो रह जाते हैं। ठीक है जी, ये जो क्रिटिकल डिस्टॉर्शन है, ठीक, ये ज़्यादा नुकसानदेह है कोटा सिस्टम के एग्जैक्टली यानी मुकाबले। जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट था कोटा सिस्टम का, कोटा सिस्टम के विद इन द कोटा सिस्टम मेरिट के ना होने से उसने इस निज़ाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हमारे साथ मौजूद थे। और सिस्टम जिस वजह से भी बनाया गया था, असल चीज़ ये थी कि उसके अंदर जो है वो मेरिट का ख्याल रखा जाता। बांग्लादेश की सूरत हाल और उससे रिलेट अगर हम पाकिस्तान के मामलात को करें, क्योंकि यहाँ पर भी कोटा सिस्टम के हवाले से तफरीक है, यहाँ पर भी इसके ऊपर बहस हो रही है। एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जायज़ा ले रहे थे इस वक्त हम बांग्लादेश की सूरत हाल का, और फिर पाकिस्तान में भी इस वक्त कोटा सिस्टम के हवाले से जो है वो एक बहस छिड़ गई है। सलीम मंसूर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं और तज्ज़ियाकार हैं, और पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ये बताइएगा कि ओवर द वीकेंड कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है वहाँ के हालात में, बांग्लादेश के हालात में, और अब आप क्या समझ रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ चली जाएंगी, या एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो बांग्लादेश की तारीख पे, वहाँ की गवर्नेंस के ऊपर, निज़ाम हुकूमत के ऊपर इस वक्त खड़ा हो गया है? जनाब, इस वक्त सूरत हाल पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि फ़ौज बज़ाहिर तो ये लग रही है कि फायरिंग नहीं कर रही, लेकिन इस दौरान में बहुत सी कैजुअलिटी हुई हैं। और ख़ास तौर पे कल उन्होंने ये किया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फ़ौजी बांग्लादेश के हैं यूएन पीस मिशन पे, तो उन्होंने ये किया कि यूएन के जो हेलीकॉप्टर थे और बख्तरबंद गाड़ियाँ जो थी उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुजाहिरीन के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने भी प्रोटेस्ट किया है उनसे। और इस दौरान में ये सूरत हुई है कि जेलों में मुसलसल वो लोगों को भर रहे हैं। और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लीडर्स ने की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे तकरीबन 60,000 के करीब लोग जो हैं में हैं और बहुत बुरी हालत में हैं। और जहाँ तक कैजुअल्टी का ताल्लुक है, गवर्नमेंट तो तकरीबन 150 के करीब मान रही है, लेकिन वो कह रहे हैं जी। अच्छा, ये सर ये जानना चाहेंगे, ये बताइएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क वो यूएन के जो है इस तरह के उनके हेलीकॉप्टर्स या उनकी और जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर ले, या अभी हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है खुद उसने भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से काफ़ी बात की। तो ये बांग्लादेश इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा सकता है? जी, मसला ये है कि बांग्लादेश नहीं लड़ रहा। बांग्लादेश जिस ताकत के बलबूते पे है उसका नाम इंडिया है, और उनकी जो फौज है वो, उनके बारे में ये है कि वो किराए के फौजी हैं, वो रेगुलर फौजी नहीं है। पीस कीपिंग मिशन के ऊपर उन्होंने अपनी सर्विसेज जो हैं वो सेल की हुई हैं, और नतीजा ये है कि उनकी जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने इस्तेमाल किया है कल। ये मतलब है, ये ओपन सीक्रेट है, इसके ऊपर कितने प्रोग्राम हुए हैं, तस्वीरें आई हैं। तो नतीजा ये है कि वहाँ पे तो इसके ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हुआ है। इन्होंने फिर इस तरीके से किया है कि बहुत बड़े पैमाने पे फायरिंग की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसने तो ये बताया है कि इन्होंने मुजाहिरीन को मतलब है तंग जगहों पे डाल के उनके ऊपर नहायत ख़तरनाक किस्म की आंसू गैस छोड़ी है, जिससे कई मौतें हुई हैं। एक पैटर्न असाल्ट राइफल्स जो हैं वो इस्तेमाल की हैं। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान है मेरे सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़ोटोग्राफी, वीडियोज़ और दस्तावेज़ात की बुनियाद पे हमारे इल्म में ये चीज़ आई है कि नहत्ते शहरियों पे, तालिब इल्मों और तालबात पे बराह रास्त फायरिंग की गई है और बेलगाम तरीके से की गई है।
नतीजा ये है कि इस वक्त तक ये भी नहीं अंदाजा कि कितने लोग जो हैं वो मारे गए हैं। मुतज़ाद दावे हैं। वो कहते हैं कि इस चीज़ की फहरिस्त जो है वो जारी की जाए, जिन लोगों को मारा गया है और जो जख्मी है उनको इलाज की सहूलत दी जाए। इस पूरे तो एपिसोड का सलीम साहब, इस हंगामा आराई, महाज आराई, इस पूरे एपिसोड का बांग्लादेश की जो आवाम है उसके ऊपर, उनकी हुकूमत को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे आने वाले सालों में? वहाँ का जो सो कॉल्ड जो जमहूरी निज़ाम है वो कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, ये सो कॉल्ड जो जमहूरी निज़ाम है, जब से ये दिसंबर 2008 से इंतखाब को जीता है इन्होंने, उस वक्त से वो सवालिया निशान है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप की तरह वन पार्टी रूल को किया है। पहले जमात इस्लामी को निकाला, फिर BNP को निकाला, किसी पार्टी को, तलबा तंजीम को वहाँ काम करने नहीं दिया, और एक तरफा इलेक्शन जो है वो 4 इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं और जीते हैं। पहला इलेक्शन जो था वो उन्होंने एक जर्नैल की निगरानी में लड़ा, और अब लगता ये है कि जो उनका अजीज रिश्तेदार है, जर्नैल इस वक्त जो आर्मी चीफ है, वो हसीना वाजिद के रिश्तेदार हैं, और उनकी निगरानी में इनका ख्याल है कि शायद फेस सेविंग हो जाए, और हुकूमत की तब्दीली अगर हो जाती है। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान जो है ये हसीना वाजिद के रिश्तेदार हैं, तो ये मुमकिन है ये पीरियड गुजर जाए और फिर मुइन की तरह इनके लिए कोई रास्ता जो है निकालें। लेकिन आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वहां की आवाम जिस तरीके से रिएक्ट किया, मामला यहाँ पे थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, बल्कि और आगे बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। वो लोग जो हैं, जिस तरीके से अगर आपने फुटेज देखी हो और लोगों के जज्बात देखे हो, तालबात जो है, यानी ये बर्रे सगीर की तारीख का पहला मौका है कि जहां तालबात, नौजवान तालबात को कत्ल किया गया है। उनकी तस्वीरें मुसलसल सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जिनको गोलियां मारी गई हैं, उनकी लाशें पड़ी हैं। तो वो लोग तो रिकनसाइल नहीं करेंगे। उनके नौजवान बच्चे मारे गए हैं, औरतें जो हैं वो चीख पुकार कर रही हैं, तालबात की लाशें पड़ी हैं। ये मतलब है कोई प्रोपेगेंडा नहीं, ये है फैक्ट्स हैं, और बांग्लादेश के लोगों ने तस्वीरें बना के दी हैं। तो वो ये जख्म खोलेंगे कभी ज़ाहिर है कि ये ज़ख्म जो है ये रस्ता रहेगा, और तारीख़ जो है वो आगे क्या सूरत हाल इख्तियार करती है ये वक्त बेहतर फैसला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मंसूर खालिद साहब। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल और ये सूरत हाल कितनी और ज़्यादा कशीदा हो सकती है, बांग्लादेश की आवाम जो कि सुकूत ढाका के बाद आज कहाँ खड़ी है, ये पूरा मामला जो है वो तारीख़ में लिखा जाएगा, और बांग्लादेश की आवाम ख़ुद इस वक्त तारीख़ लिख रही है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद रुख करेंगे गज़ा का, जहाँ पर हालात इंतहाई कशीदा, इंतहाई संगीन। लेकिन ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एक खुफिया मुलाकात अमरीका, इज़राइल और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान एक खुफिया इजलास हुआ, और इस इजलास में ये इस बात को जानने की कोशिश की गई कि जंगबंदी के बाद किस तरह का फ़लस्तीन या किस तरह का गज़ा या पूरा इलाका जो है वो देखा जाएगा, वहाँ का हुकूमती ढांचा क्या होगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद कुदुमी साहब जो कि तर्जुमान हैं हमास के, हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे गज़ा के हवाले से, जहां ख़बरें ये हैं कि अमेरिका, इज़राइल और UAE मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान एक खुफिया इजलास हुआ, इसका इंकशाफ हुआ, और इस इजलास में जंग बंदी के बाद जो मुमकिना ढांचा होगा वहाँ पर हुकूमत का, किस तरह की हुकूमत होगी, इसके ऊपर बात की गई। इसके ऊपर जो फ़रीक मौजूद थे, इस इजलास की मेज़बानी UAE ने की, जबकि इसमें मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के लिए वाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर ब्रेट मैकग्रिक और महकमा खारजा के सीनियर पॉलिसी मुशीर टॉम सिल्वन ने शिरकत की, और साथ ही साथ इजरायली वज़ीर बराए स्ट्रेटजिक उमूर रोविन डेर्मर और 2 सीनियर इजरायली दिफाई हुक्काम भी इसमें शरीक थे। और जो नटशल इस वक्त बात की जा रही है, बावजूद तमाम तर दुनिया की तरफ से एक जो प्रेशर आ रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जंगबंदी हो और इजराइल जो है वो अपनी जंगी जुनून जो है उससे बाज आए, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि जो या उसकी चाहत ये है वो इस बात का ख्वाह है कि जनाब जंगबंदी के बाद भी जो है वो पूरा कंट्रोल जो है उसके पास आ जाए, गज़ा का पूरा कंट्रोल उसके पास आ जाए। इस मुलाकात के हवाले से, और फिर दूसरा जो
एक और जो अहम मीटिंग जो मुलाकात हुई वो हमास के तर्जुमान की और जो उनके दीगर लोग हैं उनके साथ भी हुई है। मैं इस बारे में भी थोड़ी सी डिटेल से बात करूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खालिद क़ुदूमी साहब, जो कि तर्जुमान हैं हमास के, और हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त ये जो इंटरनेशनली इसको कोट किया जा रहा है कि खुफिया इजलास हुआ, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, हम के ना खुफिया वाले इजलासों के बारे में कमेंट करना पसंद करेंगे, ना ही दुश्मन के ज़राए से कोई एतमाद करते। हम सिर्फ कुछ प्रिंसिपल्स आपके खिदमत में हम पेश करेंगे, और ताकि आपका ऑडियंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता होना चाहिए। पहली बात है कि अगर कोई ऐसे खबर है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारा दोस्त और भाई जो अरब कंट्रीज है ना, जिनके नाम लिया जा रहे हैं, कि उनके तरफ से कोई ऑफिशियल स्टैंड होना चाहिए कि क्या किसी लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो हम अभी मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से हमें यही ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हुआ है कि हम फ़लस्तीन का मसाइल को हल करना चाहते हैं और आइंदा फ़लस्तीनियों के दरमियान में तयन होता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। हाँ। इसके अलावा है कि अगर कोई ऐसा मसला मसाइल है तो इनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए। अच्छा, हमारे तरफ से मेन प्रिंसिपल जो है ना, उसमें 2-3 पॉइंट्स अहम है। नंबर 1, कोई भी फॉरेन फोर्सेस गजा के अंदर दुश्मन के साथ देने वाले, हम इसको दुश्मन का महाज में समझते हैं और हम इसको इन्वेडर फोर्सेस के तौर पे चाहे ईरान की तरफ से या अरबिस्तान या सऊदी अरब की तरफ से या तुर्की की तरफ से या मुत्तहिदा अरब इमारात से या अमेरिका से, जिधर मर्जी आना से, कि ये फॉरेन फोर्सेस है कि फ़लस्तीनियों के इरादा के साथ अगर आए तो अलग कहानी है, लेकिन आप दुश्मन के साथ एक मंसूबा के साथ अंदर आया, जो हम तवक्को नहीं करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ये एक प्रिंसिपल हम ऑफिशियली तौर पे ऐलान करते हैं। कोई भी फॉरेन फोर्सेस दुश्मन के खित्ते में, दुश्मन के प्लान में, गजा की सरजमीन में आते हैं, वो इन्वेडर फोर्सेस में शुमार है। नंबर 1। नंबर 2, अब ये सब ऑब्सेस्ड बाय इंक्लूडिंग अमेरिकन जो है ना, हमेशा कहते हैं द नेक्स्ट डे ऑफ वॉर, दूसरा दिन जंग में क्या होने वाला है। हम इनको कहते हैं आप सुकून में रहें, क्योंकि दूसरा दिन जंग का फलस्तीनी अवाम को पता है खुद कैसा करना और कैसा आगे चलाना है। इसराइल का जगह ही नहीं होगा, दुश्मन का जगह नहीं होगा, फलस्तीनियों का जगह, कुर्बानी देने वाले खानदान का जगह होगा है, और फ्यूचर फलस्तीनियों का होगा। और हमें अच्छी तरह पता है, किसी की जरूरत नहीं है हमें सिखा दो कि सिखाने का कैसा हम अपना मसाइल को चलाना का। लिहाजा के ये जो मुजरिम है नेतन्याहू, जो जाकर के कांग्रेस के सामने खिताब किया, बजाय अमेरिका इसको गिरफ्तार करके एक डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल ICG के अंदर है, बजाय इसको आप गिरफ्तार करते हैं, आप इसको फ्लोर दे दें। और वो फ्लोर है कि वो डिवाइडेड फ्लोर है। आपने खुद ही देखा कि जी कितने लोग वहां से वॉकआउट कर दिया, कितने लोग बाहर उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी करते हैं। इसलिए जाके ये अमेरिका को इसकी हैसियत नहीं है कि फलस्तीनी अवाम का फ्यूचर को खुद तकसीम करे और तयन करे। ये फलस्तीनियों के हाथ है। तीसरी अहम पॉइंट है कि अगर आप जंगबंदी करना चाहते हैं तो मैदान आ जाए। ये ना हो कि जी नेतन्याहू मुजरिम के अमेरिका जाना से पहले ये ऐलान करते हैं कि जी मैं अपने डेलीगेशन को भेजने वाला हूँ कतर के, ताकि वो निगोशिएशन करें। जैसा वो जाकर अमेरिका में अपना स्पीच से फारिग होकर पता चला कि जी वो कैंसिल। इसका मतलब ये होता है कि वो झूठ बोल रहे थे। ये जंगबंदी और जेनोसाइड का रोकना का एक ही वाहिद रास्ता है कि इसराइलियों को प्रेशराइज किया जाए। ये अभी इसराइल ना कमाल हारिस की तरफ से, ना बाइडेन की तरफ से इसका कोई प्रेशर आया हुआ। अभी कमाल हारिस साहबा है कि अगरचे के उस इजलास को के अंदर शिरकत नहीं की और नेतन्याहू के खिताब नहीं सुनी, लेकिन बाद में नेतन्याहू से मिलकर और अपने प्रेसिडेंसी का इलेक्शन कैंपेन का यही स्टेटमेंट आया हुआ है कि फलस्तीनी दहशतगर्द है और इसराइल का राइट है कि अपना आप को डिफेंड करना। मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एक इलेक्शन कैंपेन में लोग बोलते हैं बहुत,
लेकिन यही हम उम्मीद रखते हैं कि जी जो भी प्रेसिडेंट बनेगा अमेरिका में, फलस्तीन का साथ दोस्ती करें, दुश्मनी ना करें। आप आज तक 70-75 साल से इसराइल का राइट लेते हैं और फलस्तीनियों का कोई देखभाल नहीं करते हैं। अभी तूफान के बाद मौका आ गया है कि फलस्तीनियों को सुना जाए। ओके, अच्छा, अब ये बताइए कि अफगान वजीर खारजा और हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हानिया, उनके दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उसमें क्या बातें हुई, वो ज़रा हमसे शेयर कीजिएगा। किस पॉलिसी लाइन के ऊपर है? देखिए, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है और अफगानिस्तान फलस्तीन के साथ इनके ताल्लुक है, आज के नहीं है, बहुत पुराना है। अफगानिस्तानी आवाम जो है वो अपना आप को बहुत ही नज़दीक समझते हैं फलस्तीनियों से, क्योंकि इन्होंने साम्राज्यों के नीचे ज़िंदगी गुजारा है। इन्होंने के ऑक्यूपेशन के खिलाफ के बहुत जिद्दोजहद किया है, फ्रीडम फाइटिंग के तौर पे इन्होंने काम किया है। इसलिए कि इस इमारत इस्लामी को इस्टेब्लिश होने के बाद कि इन्होंने आया है और हमारा लीडरशिप के साथ बातचीत भी कर चुका है। और अभी रफह के जो जेनोसाइड के बाद इस्माइल भाई ने एक टेलीफोनिक टॉक्स किया है कि प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स और मोनार्क्स और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुस्लिम दुनिया में और दीगर ममालिक में, तुर्की, अल्जीरिया, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया, अपना ईरान, ओमान, और उनमें से के एक बहुत नज़दीक इस मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान जैसा है। हम अफगानिस्तान को अवाम और गवर्नमेंट अपना भाई और बहन समझते हैं और हम इस्माइल भाई ने इनको अपडेट किया और फॉरेन मिनिस्टर ने अपने पूरे होश व हवास के साथ अपने सपोर्ट को इस्माइल भाई को कहा था। अच्छा, अब अफगान अवाम आपके साथ है। डॉक्टर साहब, ये मगरबी किनारे पर अल-फतह और गजा की पट्टी पर हमास, जाहिर है कि वो अक्सरियत में या उनका एक असर ज़्यादा है या हुकूमत आप कह सकते हैं, तो इसमें इस मामले को लेकर चीन जो है, एक उसके हवाले से मैं भी जानना चाहूँगा उसका क्या किरदार हो सकता है, क्या किरदार है। और दूसरा ये कि अब गजा के अस्पतालों में इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक ने बहाल कर दिया है, एलोन मस्क ने वहाँ पर बहाल कर दिया, और ये इंटरनेट की सर्विस बहाली भी ये कोई आसान काम नहीं था। इसके ऊपर भी जो वही फोर्सेज हैं उनको उनकी मर्जी से ये हुआ है। जी, अगर आप इजाज़त दीजिए मैं आखिर से शुरू करूँगा। ये खबर दुरुस्त नहीं है कि एलन मस्क ने वाईफाई का वहाँ बहाल कर दिया, क्योंकि एलन मस्क का जो नेटवर्क का इस्टेब्लिशमेंट, इनको ऑगमेंटेशन टावर की ज़रूरत थी और वो ऑगमेंटेशन की टावर या साइनाई में लगना चाहिए था या ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन के अंदर है, जो दोनों का मुश्तरका तौर पे नहीं हुआ। बाद में इसराइलियों ने एलन मस्क को धमकी भी दे दिया, फिर दोबारा एलन मस्क ज़ायनिस्ट एटीट्यूड के साथ डर के इस चीज से पीछे हट गया। वहाँ वाईफाई अभी तक तो डिस्टर्ब है और नेटवर्क है, ना ही अरब नेटवर्क है, ना ही फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की तरफ का जो नेटवर्क होते थे ना पहले, वो बहाल हो गया। कभी 1 घंटे के लिए आता है, 10 घंटे के लिए चला जाता है। बहरहाल वहाँ का इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन हमारे अवाम ने इरादा के साथ काफ़ी हद तक अशिफा हॉस्पिटल का जो बिल्कुल तबाह हो गया है, अपने इरादों के साथ दोबारा इसको साफ कर दिया, इसको रेनोवेट कर दिया। दुनिया में जो फिलांथ्रोपिस्ट है, जैसा पाकिस्तानी अवाम है, जैसे दूसरा दीगर अवाम है, इन्होंने जो पैसा इमदाद किया था उधर के, उस पैसे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसको दोबारा रेनोवेट कर दिया। और शिफा हॉस्पिटल अभी इमरजेंसी उसका 1000 पेशेंट डेली उसको रिसीव करते हैं। एक ये है। दूसरी बात है कि मगरबी किनारे में ये कहना है कि जी फतह ज्यादा, हमास ज्यादा, उस बात को छोड़ दें। ये आप देख लें अवाम उस मगरबी किनारे में क्या कर रहे हैं इस वक्त के। डेली कम अज कम हमारा 50 ऑपरेशन, रेजिस्टेंस ऑपरेशन दुश्मन के खिलाफ होता है। अगरची क्वालिटी वाइज गजा के मुकाबले में नहीं होता, क्योंकि सिचुएशन मगरबी किनारे में जरा डिफरेंट है। वहाँ के लास्ट सर जो मैंने पूछा था, वक्त की कमी है, लेकिन अगर सर बहाली में बावजूद अगर आप इजाजत दीजिए, एक खुशखबरी ये बताना चाह रहा हूँ। कल अल-कस्साम ब्रिगेड और जिहाद का सराय अल-कुद्स ने मुश्तरका तौर पे 2 क्वालिटी तौर पे के ऑपरेशन किया, जिसमें साबित हुआ कि ये जो इसराइली दुश्मन का जितना भी सिक्योरिटी तवानाई है
वो काबिल शिकस्त भी है। बीजिंग में जो बातचीत हुई थी एक बहुत अच्छा स्टेप है। हम ओपन हार्ट के साथ गए क्योंकि बात हमास और फतह नहीं है, बात फलस्तीन का है। और वहाँ का जो बातचीत हुई थी सिर्फ फतह और हमास के दरमियान में नहीं है, बाकी फलस्तीनी फैक्शन के साथ। हम चाइना का किरदार को बहुत तहसीन करते हैं। तूफान के अंदर दौरान इन्होंने अपने डेलीगेशन को भेजा, इसमाइल भाई से भी मुलाकातें हुई थी, हमारा रिलेशन काफी बेहतर हुआ। चाइना और रूस रशिया है एक नया दोस्त बने हुए हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ कि हम मुश्तरका तौर पे म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद पर अमन और अमान हमारा रीजन में कायम करने के लिए, सबका फायदा के लिए इस रिलेशन का जो नया न्यू प्लेयर्स है रीजन में, जिसमें तहरीक मुज़ाहमत फलस्तीन का मौजूद होगा, उसके रिस्पेक्ट करना और इसको एक्सेप्ट करना और रिकॉग्नाइज करना ये बहुत जरूरी है। जैसा कि ये चीन जब आया है, इन्होंने देखा है एक वाइस किस्म का हकीमाना किस्म का रेजिस्टेंस मौजूद है फलस्तीन में, जिसका होलिस्टिक अप्रोच है, पॉलिटिक्स भी करता है, डिप्लोमेसी भी करता है, रेजिस्टेंस भी करते हैं। इसलिए ये बीजिंग का इजलास हुए थे और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह के एक यूनिटी गवर्नमेंट बन जाए, कम से कम इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा फलस्तीनी गवर्नमेंट बनाए जिसमें ह्यूमैनिटेरियन इमदाद गजा के लिए अंदर आ जाए और गजा को दोबारा रीबिल्ड करना है। और इसके बाद इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद क़दूमी, तर्जुमान हमास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस सिचुएशन पे, इन पूरे हालात पे अपना तजज़िया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।